हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी सेकंड क्लास, जो कि रहेगी वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर की। ठीक है, तो जो थ्योरी थी हमने वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आज वाली क्लास में हम करेंगे यहाँ पे वो हमारे टोटली रहेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाए सभी एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। चलिए जी। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्क एनर्जी एंड पावर की। ठीक है, तो आज वाली जो क्लास रहेगी अपनी उसमें बेसिक क्वेश्चन हमारे रहेंगे वर्क डन के। ठीक है, हम इस तरीके से क्लास करेंगे कि एकदम वर्क डन कंप्लीट करेंगे, दूसरे दिन फिर हमारे पास मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे वर्क एंड एनर्जी के, फिर एक दिन एनर्जी को कंप्लीट करेंगे एंड देन हमारे पास क्या रहेगी, एक पावर वाली क्लास टोटली आपकी रहेगी। ठीक है, तो सारे जितने भी टाइप यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि ग्राफ के दे रखे हैं अपने को, या वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, या डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सारे जो है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, द करेक्ट रिलेशन, हमें बताना है करेक्ट रिलेशन दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन द जूल एंड अर्ग। अब मेरे पास सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो जूल यूनिट है ये है किसकी। अगर हम बात करते हैं जूल की, तो जूल क्या है, एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट किसकी, ऑफ एनर्जी की। एनर्जी बोले या हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, वर्क डन। क्या बोला जा सकता है इसको, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन की या फिर एनर्जी की क्या है, ये एसआई यूनिट है। दूसरी यहाँ से अर्ग अगर देखते हैं तो अर्ग क्या है, मेरे पास सीजीएस यूनिट है। ठीक है, क्या है, सीजीएस यूनिट। ओके, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, देखिए दो रिलेशन यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो वन मेरे पास है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अगर इन दोनों में रिलेशन देखते हैं तो कितना होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। एक इसी तरीके का रिलेशन हमने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। वहां पे क्या पढ़ा था, 1 न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। किसकी यूनिट होती है ये, फोर्स की। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट जो है फोर्स की, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, 10⁻5 डायंस। ठीक है, डाइन भी क्या है, ये सीजीएस यूनिट है किसकी, फोर्स की। तो सिमिलरली यहाँ से अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है एनर्जी की या वर्क डन की। तो 1 जूल होता है मेरे पास 10⁻7 अर्ग, और 1 न्यूटन होता है मेरे पास 10⁻5 डायंस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन पुश ए बॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट। ये कह रहा है कि एक मैन है जो बॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, फेल टू डिस्प्लेस इट ही डज। वो क्या कर रहा है, एक दीवार को जो है धकेल रहा है, लेकिन वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट वहां पे नहीं हो रहा। तो हमारे पास बताओ, जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा बट मैक्सिमम होगा बट नॉट मैक्सिमम, या कोई भी वर्क डन नहीं होगा, या वर्क डन होगा जो मैक्सिमम होगा। देखो हमें पता है जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो आपका होता है दैट इज द फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इन वेक्टर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को, तो ये बनता है एफ एस कोस थीटा। क्या बनता है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, वो थीटा की वैल्यू जो है वो हमें बताती है यहाँ पे कि हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इधर जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक आदमी जो है एक दीवार को धकेल रहा है आगे की तरफ, जिसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब एस यहाँ पे कितना है, जीरो। अगर एस ही जीरो है तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा, जीरो। चाहे फिर हम किसी भी एंगल पे फोर्स लगाएं, कितनी भी ज़्यादा फोर्स लगाएं, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा कोई भी वहाँ पे वर्क डन एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन जो है सी करेक्ट रहेगा, नो वर्क एट ऑल। ठीक है, कोई भी यहाँ पे काम किया हुआ नहीं माना जाएगा, चाहे हम कितनी भी फोर्स लगाएं, जब तक हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाता। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप, जब एक बॉडी को ऊपर की ओर उछाला जाता है, फेंका जाता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द बॉडी। वर्क डन जो है ग्रेविटी एक्ट करती है उसके ऊपर, और ग्रेविटी की वजह से उस पर क्या है, एक वर्क डन लगता है, यानी कि एक रिवर्स में एनर्जी यहाँ पे लगती है। तो आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। बताइए जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। यस, टेल मी द आंसर, क्या होगी उसकी वैल्यू, जो वर्क डन यहाँ पे ग्रेविटी के द्वारा किया जाएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी।
तो वो जो वर्क डन होगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये बॉल थी हमारे पास, इसको हमने ऊपर फेंका, हमने जो फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, या फिर हम कहें एक्ट कर रही है ग्रेविटी इसके ऊपर, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स जो लगेगी यहाँ पे वो कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। ठीक है, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट हैं, तो मतलब थीटा यहाँ पे कितना आया, 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तो कोस 180 कितना होता है, कोस 180 कितना होता है, दैट इज -1। तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एस, दैट इज वर्क डन कैसा आया हमारा, नेगेटिव। वर्क डन कैसा आ गया आपका, नेगेटिव यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट कर रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जबकि ये क्वेश्चन आपको मतलब ये वाला जो चैप्टर है ग्रेविटी वाला आपने 9th में किया होगा। बताइए, ये यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है इसके ऊपर जो एक्ट कर रही है, वो फोर्स कितनी होगी और वो किस तरीके से वेरी करेगी। यहाँ पे अगर देखो मैं एक मास m लूँ, मतलब मास m1 की एक बॉडी लूँ और दूसरी बॉडी लूँ मैं मेरी मास m2 की, m1 बड़ा है m2 से, तो कौन से के अंदर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, या फिर एक्सेलरेशन दोनों के ऊपर कैसा लगेगा। दो क्वेश्चन है आपके पास, एक तो हमें बताना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन से पे ज़्यादा लगेगी, ग्रेविटी किस पे ज़्यादा लगेगी, दूसरा हमें बताना है ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी लगेगी, कौन से पे ज़्यादा होगी कौन से पे कम होगी। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ये फोर्स अगर हमें पता है तो ही हम इसका आंसर दे सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये जो फोर्स होती है ये होती है मेरे पास जी m1 m2, यहाँ पे m2 क्या होगा, दूसरी बॉडी, मतलब दूसरी तो क्या है यहाँ पे अर्थ ही है, एक तो ये मास m और दूसरी क्या है यहाँ पे अर्थ, तो अर्थ का मास एंड बॉल का मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। तो एम ए यानी कि F1 ज़्यादा होगी F2 के कंपैरिजन में। ठीक है बात। दूसरा यहाँ पे पूछा था मैंने ग्रेविटी किस पे कितनी एक्ट करेगी, ग्रेविटी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वो कितना किस पे एक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ से जी की वैल्यू डिस्कस करूँ तो जी होता है मेरे पास Gm/r²। मैंने दो मासेस लिए m1 एंड m2, दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है, m2 क्या है, स्मॉलर है, m1 ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, लार्जर है। तो इस g की वैल्यू क्या रहेगी, g इज सेम, क्या रहेगा, सेम फॉर बोथ, चाहे हम ऊपर हैवी बॉडी को फेंके या फिर हम स्मॉलर मास की बॉडी को फेंके, तो दोनों के लिए जो जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी यहाँ पे सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि जी जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे ये जो मास है ये किसका है, अर्थ का, ये रेडियस भी किसकी है, अर्थ की, और यहाँ पे ये जो जी है ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखना हमेशा इस क्वेश्चन से हमें क्या याद रखना कि जो वर्क डन किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको फेंक रहे हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, ए बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय रेडियल फोर्स ऑन द बॉडी इज। एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है बॉडी, तो यहाँ पे वर्क डन बताओ जो रेडियल फोर्स एक्ट करेगी वो कितना होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए। हाँ जी, क्या यहाँ पे आंसर आप टिक करोगे। अगर हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में वो नॉन यूनिफॉर्मली चल रही है, ठीक है, यानी कि स्पीड जो है उसकी वो फिक्स नहीं है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म उसी को बोलते हैं। वर्क डन बाय द रेडियल फोर्स ऑन द बॉडी, कितनी यहाँ पे जो है रेडियल फोर्स एक्ट करेगी, कितना वर्क डन लगेगा। तो देखो यहाँ से अगर मेरा पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, मान लेते हैं यहाँ से चला वो और कहाँ पे आ गया, वापस इधर ही आ गया, यहाँ से चला और रेडियली घूम के यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो बताओ मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, 0 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करता है वो। जो वर्क डन है, वर्क डन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, एफ एस कोस थीटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 पुट करेंगे तो वर्क डन कैसा बनेगा, 0 बनेगा।
ठीक है, सर्कुलर मोशन में वर्क डन कैसा रहेगा, 0 बनेगा, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो भी, यूनिफॉर्म है तो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप ए ट्रेन, द ट्रेन स्टॉप आफ्टर 80 मीटर, इफ द स्पीड इज डबल द डिस्टेंस विल बी। क्वेश्चन मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप रहेगा आपका। क्या कह रहा है कि सेम रिटार्डिंग फोर्स, ए सेम सम आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। सम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप ए ट्रेन, एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, ये छोटी सी ट्रेन है, इसको स्टॉप करना है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। द ट्रेन स्टॉप आफ्टर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक रही है, 80 मीटर। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 80 मीटर। इफ द स्पीड इज डबल, अगर इसकी स्पीड यहाँ से क्या हो जाती, मान लेते हैं स्टार्टिंग वाले केस में तो u थी, दूसरे केस में ये पूछ रहा है कि ये डबल अगर हो जाती, यहाँ से 2u हो जाती, तो स्पीड इज डबल देन द डिस्टेंस विल बी, ये कितना जो है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करती, वो हमें डिस्टेंस की वैल्यू बतानी। ये बेसिकली वर्क डन का क्वेश्चन ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन बन गया सिंपल किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन का। बताइए, कैलकुलेट करके बताइए इसको क्या आएगा आंसर। यस, कितना यहाँ पे रहेगा, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले केस में, एंड देन वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन सिमिलरली इन द सेकंड केस। तो यहाँ पे वेलोसिटी लास्ट में इसकी भी क्या होगी, सेकंड वाले केस की भी 0 होगी, 0 होगी या नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इनिशियल की जरूरत पड़ेगी, वैल्यू हमें क्या करनी है, अच्छा इस तरीके से बतानी कि 4 टाइम होगी, ठीक है। फिर तो डायरेक्टली बता देंगे, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जिसमें टाइम का कोई भी जिक्र ना हो, जिसमें क्या हो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हो, और क्या हो यहाँ पे एक डिस्टेंस हो। तो वो इक्वेशन होती है मेरे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 a क्या बोला था इसने, रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं उसको माइनस a, कितना होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस a, और डिस्टेंस यहाँ पे एज इट इज। फर्स्ट वाले केस में अगर देखते हैं, स्टार्टिंग में हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट केस की, केस फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे बताओ, ये वाला है अपना फर्स्ट केस, इसमें v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, v की वैल्यू, तो v कितना होगा 0 माइनस u की जगह पे u ही पुट किया जाएगा, u स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 2 माइनस 2as, कितना था स्टार्टिंग वाले में 80, कितना था 80। क्लियर है यहाँ तक, ओके। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर बाय में a को यहीं पे रखें, तो ये कितना हो गया 160, 160 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे निकल गई अपनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। केस सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, सेकंड वाले में भी लास्ट वेलोसिटी तो कितनी होगी 0, तो 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी कर दी हमने 2u स्क्वायर कर दी, कितनी कर दी 2u स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू द माइनस 2a, यहाँ पे क्या आएगा s, जो कि s या d बोल देते हैं इसको, जो कि हमें निकालना था, d हमें क्या करना था, निकालना था। तो वो देखो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 4u स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 2a d, क्या होगा 2a d, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे बनेगा 4u स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे ये पुट करोगे तो ये बनेगा आपका u स्क्वायर बाई 160 इंटू में d, इंटू में d, ठीक है। तो क्या आया यहाँ से, इसको काटेंगे तो ये गया 2 से जी, कितने पे गया 2 पे गया, तो उधर बना 2u स्क्वायर, क्या बना मेरे पास 2u स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या यहाँ पे u स्क्वायर बाई 160 इंटू में d, कितना आया इंटू में d,
ठीक है ना। तो यहाँ से u कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 160 इक्वल टू d, इतने मीटर आ गया। तो ये क्या है, हमें बताना था कि सेम रहेगा, डबल होगा या फिर हाफ होगा या फिर 4 टाइम होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं 80 अगर लिखूं तो 82 इंटू 80 यानी कि 160, और एक और यहाँ पे क्या है 2, दैट इज डी। तो 80 का ये कितना हुआ है हमारे पास, कितना हुआ है 4 टाइम्स। तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, डी जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, बस कुछ नहीं, एक से वैल्यू निकाली दूसरे वाले में पुट कर दी। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन को। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है, ए पर्सन होल्ड ए वेट ऑफ 10 kg, एक पर्सन होल्ड किए बैठा है कितना 10 kg एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ग्राउंड से यहाँ पे 5 मीटर ऊपर एक पर्सन ने एक वेट को क्या कर रखा, होल्ड कर रखा है, एंड उसका वेट कितना है 10 kg है, अबव द ग्राउंड फॉर 5 मिनट्स, वर्क डन बाय हिम। बताइए, टाइम की फॉर्म में हमें क्या दे रखा है कि टाइम इतने मिनट के लिए एक आदमी, चाहे 1 घंटे के लिए चाहे 5 घंटे के लिए कितनी देर भी बैठा रहे, अगर वो हिल डुल नहीं रहा, यानी कि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा, फोर्स तो लग रही है ओबियसली, फोर्स तो कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल, कौन सी लग रही है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे वो आदमी चल नहीं रहा, उसने क्या कर रखा है, बस जस्ट वो खड़ा है पकड़ के उसको, तो खड़ा है तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन बताओ कितना आएगा, 0। बिना सोचे समझे हम क्या कर देंगे, ऑप्शन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब अपने पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मोस्टली केसेस ऐसे ही बनते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही होती बॉडी, तो उस केस में पूछा जाता है कि इसका वर्क डन कितना होगा, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन आपका रहेगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ए बॉडी मूव ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, इफ द वर्क डन इज 25 जूल, द एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन क्या क्या हमारे पास, डिस्टेंस गिवन है, ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट गिवन है दैट इज 10 मीटर, उसके बाद फोर्स की वैल्यू गिवन है आपको 5 न्यूटन, एंड वर्क डन गिवन है आपको दैट इज 25 जूल। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एंगल निकालना है। ये एंगल किस चीज के बीच में होता है, ये होता है एफ एंड एस के बीच में होगा, एफ एंड एस के बीच में। ठीक है, तो W होता है जी मेरा एफ एस कोस थीटा, W की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 25, एफ की जगह पे रखेंगे 5 और एस की जगह पे कितना आ जाएगा 10, एंड दैट इज कोस थीटा, कोस थीटा। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 5 यहाँ से जाएगा, उसके बाद ये इससे काटेंगे तो 2 इधर बचा, 1/2 दैट इज ऑफ कोस थीटा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हो। तो थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, कोस थीटा 1/2 दैट इज ऑन 60 डिग्री। तो थीटा अपने पास कितना आ गया, दैट इज ऑफ 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अगर हमने लीनियर मोमेंटम को 10% से इंक्रीज कर दिया है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा वो कितना आएगा। यहाँ पे आपको लगाना होगा, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है अपने पास कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये होती है p² बाय 2m,
इसके इक्वल होती है पी स्क्वायर बाय 2m। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, फाइंड आउट द क्वेश्चन। हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी में बताना है कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा। अगर यहाँ पे लीनियर मोमेंटम में कितना इंक्रीज आ रहा है, दैट इज ऑफ 10%। ये तो हमें पता चल रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज तो करेगा। वो कितना इंक्रीज करेगा वो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करो, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में एरर वाले क्वेश्चन थे, उस टाइप का क्वेश्चन है ये कुछ, ठीक है। भी अगर पी में 10% एरर है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर होगी। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, सोल्व करो इसको, पहले सोल्व करिए सभी। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर, क्या बन रहा है आपका आंसर, यहाँ से हो जाना चाहिए था अब तक तो। यस, देखिए किस तरीके से करेंगे। हमें सबसे पहले ये पता है कि लीनियर मोमेंटम, हम मान लेते हैं हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल जो हमारा मोमेंटम है वो कितना है, p। इंक्रीज कर दिया हमने, इंक्रीज कितना, बाय 10%। तो p का 10% अगर निकालेंगे तो वो इसी तरीके से निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 100। 100 में से कितना इंक्रीज किया, दैट इज ये कितना कर दिया हमने, p बाय 10 कर दिया। तो नौ जो मोमेंटम अपना, नौ न्यू मोमेंटम कितना होगा, फाइनल भी बोल सकते हो इसको, न्यू मोमेंटम भी बोल सकते हो, दैट इज p प्लस p बाय 10, ठीक है। कई बच्चे यहाँ से गलती क्या करते हैं, p बाय 10 लिया, डायरेक्ट उसको सोल्व करके रख दिया, ऑप्शन उसमें से भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे नहीं करना, ये तो हमने इंक्रीज किया है, अभी इतना तो इंक्रीज हुआ है, पिछले वाली वैल्यू भी है और इतना इंक्रीमेंट भी है, तो पहले वाला भी और इतना इंक्रीमेंट भी। टोटल मोमेंटम कितना बना यहाँ से, 10p प्लस p, दैट इज 11p बाई 10, क्या बनेगा 11p बाई 10। यहाँ से सोल्व करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, ये होती है p स्क्वायर बाय 2m। मास का तो कोई लिंक ही नहीं है, मतलब चेंज ही नहीं कर रहा मास। तो मोमेंटम कितना हो गया अभी, p बाय में 10 टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो कितना बनेगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 121 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2m। क्या करेंगे, 2m। ये अपने पास आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। फाइनली हमें काइनेटिक एनर्जी ये निकाल दी। अब हमें क्या निकालना था, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज निकालने का मैंने एक ही फॉर्मूला आपको बताया, क्या कि परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज किस में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में निकालना है। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी थी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो हमारी ये थी, और फाइनली अगर हमारी देखें तो ये थी, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, इनिशियल वाली। यहाँ पे पुट करोगे, पुट करेंगे तो कितना बना 121 पी स्क्वायर। यहाँ से मैं सभी में से पी स्क्वायर बाय 2m कॉमन ले सकती हूँ, ऊपर वालों में से ले सकती हूँ, ठीक है। तो पी स्क्वायर बाय 2m तो कॉमन आया, पी स्क्वायर बाय 2m तो क्या हुआ अपने पास है, कॉमन आया, ठीक है जी। यहाँ पे फाइनल वाली पहले रखनी थी, तो फाइनल कितनी है 121 डिवाइडेड बाय 100, माइनस यहाँ से कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1, बाकी सारा हमने कॉमन ले लिया, दैट्स वाई यहाँ पे कितना बचा 1। और नीचे क्या बचेगा, इनिशियल, इनिशियल वैल्यू पुट करो, दैट इज पी स्क्वायर बाय 2m एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा आपका 121 माइनस 100, दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, दैट इज हमारा जो ऑप्शन आएगा, जो आंसर आएगा वो कितना बचा 21। भी अगर हमने मोमेंटम को 10% इंक्रीज किया है तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीमेंट कितना आएगा, 21% आएगा, दैट इज ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चंस को एक बार।
हाँ जी, ठीक है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 9। यू लिफ्ट ए हैवी बुक द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, हमने क्या किया, एक हैवी बुक को फ्लोर से उठाया एंड कीप इट इन द बुक सेल्फ हैविंग ए हाइट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, इन दिस प्रोसेस यू टेक 5 मिनट्स, द वर्क डन बाय यू विल डिपेंड्स अपॉन। हमने क्या किया, एक नीचे से बुक उठाई और उसको हमने 2 मीटर ऊंचाई पे एक सेल्फ रखी थी, वहां पे रखना है। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में आप लोगों ने कितना टाइम लिया, टोटल 5 सेकेंड लिए। तो यहाँ पे जो वर्क डन आप लोगों ने किया, वर्क डन हमने जो किया वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो वर्क डन है ना, वर्क डन है ये कभी कभी आता है अपने पास एनर्जी की फॉर्म में, इसमें आता है एनर्जी की फॉर्म में। अगर टोटल यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम के अप्रोक्सीमेट लिखे तो जो मेरा वर्क डन आता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि ये पोजीशन की वजह से होगा ना, नीचे पड़ी थी पहले बुक, फिर हमने ऊपर उठा के रख दी, किसी हाइट पे रख दी, तो हमारे पास यहाँ पे आएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने कल पढ़ा था, दैट इज mgh। ये ना होता है फॉर्मूला mgh। तो ये कह रहा है कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हमारे पास क्या होगी, एज ए वर्क डन स्टोर होगी। तो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी, मास ऑफ बुक एंड टाइम टेकन, टाइम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, देख सकते हो आप, है ना। दूसरा कह रहा है वेट ऑफ द बुक एंड द हाइट ऑफ द बुक सेल्फ, हाइट ऑफ द बुक सेल्फ एंड दिस इज द वेट ऑफ द बुक। ये क्या है, वेट है, क्या है, वेट, दैट इज W इज इक्वल टू mg वाला जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हाइट ऑफ द बुक सेल्फ एंड टाइम, टाइम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं आती। ठीक है, टाइम के साथ वेरी करती है तो पावर करती है, एनर्जी टाइम के साथ डिक्रीज ही करती है। ठीक है ना, चलिए वो सिस्टम से सिस्टम अपना क्या करता है, वेरी करता है सिस्टम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास से बनती है चीज़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे पास फोर्स जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है कंजर्वेटिव और दूसरे हमारे पास रहती है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इनको क्या बोलेंगे हम, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दे डज नॉट डिपेंड, डिपेंड किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ बॉडी ट्रेवल। ठीक है, पाथ ऑफ ट्रेवलिंग के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। दिस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड हम बोलेंगे यहाँ पे बट डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, और कौन सी पोजीशन, फाइनली पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या थी। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, टोटल जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वो टोटल 0 होता है। ऑल ओवर साइकिल का अगर देखते हैं तो कितना होता है, 0 होता है अगर साइकिल में काम कर रही है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव क्या करेंगी, डिपेंड करेगी पाथ के ऊपर, डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, फॉलोड बाय या कवर्ड बाय द बॉडी, तो उनको बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव, इनको बोला जाता है कंजर्वेटिव। यहाँ पे हमने क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सी इनमें से नॉन कंजर्वेटिव है, यानी कि टोटल जो वर्क डन आता है वो किसका 0 नहीं आता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ये टोटल का मतलब क्या है कि बॉडी हमने फेंकी, ये पूरा का पूरा यहाँ से कवर करके आ गई नीचे, तो सर्कुलर पाथ में, या फिर यहीं से फेंके और यहीं पे वापस आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर उधर ही गिरती है, जैसे हमने बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, हाथों में से फेंकी और हाथों में ही आ गई, तो क्या होगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो वर्क डन इन अ साइकिल, साइक्लिक फॉर्म में अगर वर्क डन होता है तो वो टोटल हमेशा कितना रहता है, 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसी है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी नहीं होगा, और मैग्नेटिक फोर्स ये भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा यहाँ से, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Force of friction is a non-conservative force because the total work done by the friction force is not equal to 0.
ठीक है, टोटल क्या रहता है, नॉट इक्वल टू 0 वहाँ पे रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बाकी के जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें और ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।